बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 197 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने थैली का एक कोना दांत से काट कर उस सफ़ेद चीज़ को हथेली पर निकाला और एक उंगली की पोर पर लगाकर चखा। हीरवन। मैंने पूरे यकीन के साथ फैसला दिया और एक तरफ थूक दिया। मेरा ख्याल गलत नहीं था। ये ख्याल मेरा था कि ये हीरवन है। मोहसिन ने कहा। मैं दिलावर के मुतल्लिक राय दे रहा था। मैंने कहा और हीरवन के पैकेट को जेब में रख लिया। आखिर तक जाने से हमें मुख्तलिफ कोनों में पड़े हुए 2 पैकेट और मिले। बिलाशुबा इनमें हीरवन थी और जिस अंदाज से पैकेट फैलाए गए थे इससे यही ख्याल आता था कि ये पैकेट माल उठाते वक्त गिर गए और किसी को खबर नहीं हुई। तय खाने के इंतजामात और तय खाने की वुसअत को देखते हुए ये फ़र्ज़ किया जाता तो गलत ना होता कि यह गोदाम जहाँ बहुत ज़्यादा माल आता जाता है और सैकड़ों हज़ारों थैलियों में से किसी जगह एक थैली का गिर जाना कोई गैर मामूली बात नहीं थी। फिर यह कि थैली सड़क पर तो नहीं गिरी थी, गोदाम में ही रही थी। अगली बार उठा ली जाएगी। हम चौधरी दिलावर को जिस बात का यकीन दिलाना चाहते थे इस बात का उन्होंने यकीन कर लिया। हम ये जाहिर करने में मसरूफ़ थे कि हमें असल कारोबार की खबर ही नहीं। वो बेचते और बेचते हैं असला और गोला बारूद, मगर हम उन्हें मुनशियात फरोश समझते हैं। उनको यकीन आ गया कि हम असलियत को नहीं जानते और ज़रूरत इस बात की थी कि हमें नाकाबिले तरदीद सबूत फराहम कर दिया जाए। सबूत हमारी जेब में पहुँच चुका है। हम अब चौधरी दिलावर के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे तो यही ना कि इस खानका को मुनशियात का अड्डा साबित करने के लिए ये 3 थैलियां पेश करेंगे। इससे क्या होगा? क्या इन थैलियों पर इंपोर्टर एक्सपोर्टर की मोहर है या ट्रेड मार्क है? नहीं तो कुछ नहीं। हम ज़ईफ़ुल एतक़ाद जाहिल अक़ीदतमंदों के जज्बात को मुश्तइल करेंगे जो मुजावरों की ज़ात पर ऐसे नापाक इल्ज़ाम को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम चौधरी दिलावर से वाकी टाकी पर बात करेंगे, उस पर वाज़ेह करेंगे कि सबूत हमें मिल चुका है और बहुत जल्द हम साबित भी कर देंगे कि चौधरी दिलावर एंड कंपनी की हकीकत और असलियत क्या है। वो अपनी कामयाबी पर बहुत खुश होगा और कहेगा कि तुमने पहले मेरा क्या बिगाड़ दिया है। जो करना चाहते हो शौक से करो। अपनी दानिश में वो हमें गुमराह समझता है। खाली गोदाम में हीरवन के 3 पैकेट फेंक कर उसने हमें सिराते मुस्तकीम से ज़्यादा दूर कर दिया है। उसने हमें यकीन दिला दिया है कि वो वाकई मुनशियात के धंधे में मुलव्वस है और इस तरह अपने असल कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। हम भटक कर गलत रास्ते पर चलने वाले अहमक है मोहसिन खान साहब। मैं आपकी हद तक इस राय से 100% इत्तफाक करता हूँ। मोहसिन खनकार कर बोला। माशाअल्लाह, बचपन ही से हमाकतों में ताक थे। अब इस बेवकूफ़ बनाने और बनने वाले ड्रामे का सब मुश्किल सीन आता है। मैंने कहा। हम डजाडज गोलियां चलाते गनीम की सफ़ों को चीरते हुए निकल जाएंगे अपने इसी ट्रक में सवार होकर जिसे हमने टैंक से ज़्यादा बदसूरत बना दिया है। ऊपर शाम का अंधेरा बढ़ते बढ़ते रात के अंधेरे में ढल चुका था और याते की फसील के ऊपर थोड़े थोड़े फासले से सर्च लाइट्स रोशन हो गई थी, मगर वो सफ़ेद दुश्मना अपनी जगह पर मौजूद थी। वो अजीब काट के उल्लू थे कि उनके हाथ में बंदूक देकर उन्हें जहाँ खड़ा कर दिया गया था वहाँ से वो 1 इंच भी हलने पर आमादा ना थे। शायद उनके आकाओं का उनको यही हुक्म था। मालूम नहीं कि उनको क्या समझाया गया था कि वो जान के खौफ से बेनियाज एक रास्ते को बंद किए खड़े थे। शायद उनसे कहा गया हो कि उधर से 2 बदमाश गुजरने की कोशिश करेंगे। उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके पास सिर्फ खंजर होंगे। मैंने अफसोस से सोचा अब सूरत हालात ज़्यादा मुआफिक है। मोहसिन ने कहा। हम सर झुका के कितार में दौड़ लगाते हैं। कदमों की आड़ नहीं होनी चाहिए। तिरछा जाने से हम ट्रक के पिछले पहियों की आड़ में रहेंगे। अगर ज़रूरत ना पड़े तो कत्लेआम मत करना, रिवाल्वर से काम निकालने की कोशिश करना। मैंने कहा। फिर हम दोनों ने इत्तफाक राय से पेट के बाल रेंगते हुए जाना मुनासिब समझा। ट्रक हमसे कोई 50 गज दूर खड़ा हुआ बहुत मजलूम लग रहा था। आधा फासला तय करने के बाद मेरे लिए जख्मी बाजू की कोनी पर जिस्म के बोझ को आगे घसीटना मुश्किल था। मैं रुक कर लंबे लंबे सांस लेने लगा और सर को गाज पर रखकर लेट गया। मोहसिन ने मेरी हिम्मत बंधाई और 5 मिनट बाद मैंने बाकी रास्ता तय करने के मुश्किल सफ़र का भी आगाज़ किया। ट्रक तक पहुंचने में मुझे जिस्मानी कमज़ोरी और थकन के सिवा किसी परेशानी का एहसास नहीं हुआ, मगर मैं ये सोचकर परेशान था कि क्या मैं इस थियोएकल ट्रक को चला के निकल जाने में कामयाब हो सकूंगा। उसके स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल करने के लिए दोनों हाथों की कुव्वत दरकार थी, जबकि मेरा एक बाजू अमलन नाकारा हो रहा था। ट्रक के करीब पहुंचकर मैं खड़ा हुआ तो मुझे चक्कर सा आया। मैंने हैंडल को थामा तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। सिकंदर, तू चला सकता है ट्रक? मोहसिन ने मेरा कंधा हिला के पूछा। आगे सुरंग है। मेरा ख्याल है मुझसे हादसा हो जाएगा। मैंने कहा। अच्छा तो फिर तू पीछे जा। मोहसिन ने स्टेन गन मुझे थमाई। स्टेन गन चला लेगा? मैंने इकरार में सारी लाया, लेकिन स्टेन गन पकड़ने से पहले मेरी हालत में कुछ बेहतरी के आसार नमूदार हुए। ट्रक में सवार होकर स्टेन गन चलाना भी आसान काम नहीं था। एक तो ट्रक के चलने से पहले मैं उस पर चढ़ता तो सामने खड़ी हुई फौज मुझे देख लेती। वो मुझे इतनी मोहलत कभी ना देते। ये काम उसी तरह हो सकता था जैसे ही ट्रक घूमे
और सुरंग की तरफ चलने लगे। मैं दौड़कर उसके अकबी हिस्से में पायदान पर कदम जमा लूं और फिर छलांग मार के 2 फुट से ज्यादा ऊंचे तख्ते पर से अंदर कूद जाऊं। फिर फौरन ही पलटकर पोजीशन संभाल लूं और जैसे ही अंधाधुंध दौड़ता हुआ ट्रक उस किराए की फौज को रोनने की नीयत से आगे बढ़े, मैं फायर खोल दूं। यह बहुत फुर्ती और मुश्किल काम था जो ड्राइविंग से ज्यादा तवज्जो और हाजिर दिमागी मांगता था। मैंने गर्दन हिलाई और ऊपर चढ़ गया। ड्राइविंग कैबिन के अंधेरे में मेरे दुश्मन मुझे नहीं देख सकते थे। मैं विंड स्क्रीन के पीछे सीधा बैठा उन्हें घूरता रहा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे रहे। ये हो सकता है कि मैंने मफरूजात की बुनियाद पर गलत नताइज अखज़ कर लिए हों और सामने खड़े हुए दुश्मन अनाड़ी ना हों, मुझसे बड़े शिकारी हों। जिनको मैंने काठ उल्लू समझ लिया था वो सचमुच खतरनाक किस्म के खूनी कातिल हों जो अपने रिवाल्वर मुझ पर खाली कर दें और किसी रिवाल्वर की एक गोली भी ज़ाया ना जाए। क्या सोच रहा है? मोहसिन ने मेरे करीब से कहा। कुछ नहीं, मैंने कहा और इग्निशन स्विच की तरफ हाथ बढ़ा दिया। सीट पर बैठा हुआ मैं बहुत ऊंचा था। मैंने चाबी घुमाते ही सर को झुका लिया। इंजन घुराया और 1 सेकंड का तवक्कुफ किए बगैर मैंने क्लच को छोड़ दिया। ट्रक किसी जख्मी दरिंदे की तरह दौड़ कर आगे बढ़ा। सामने से आने वाली गोली ने विंड स्क्रीन पर मकड़ी का जाला फैला दिया। मैंने स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथों से फिसलते महसूस किया। उसे पूरा चक्कर देने के लिए एक हाथ की गिरफ्त नाकाफी थी और दूसरे हाथ की रगें खींचकर तड़कने लगती। मेरा सर कुछ और झुक गया और मैंने तेज रफ्तार ट्रक को लहराता महसूस किया। ट्रक जैसे सीधा जाना चाहिए था एकदम दाएं हाथ की तरफ मुड़ गया। मैंने उसे संभाला तो ट्रक तेजी से बाईं जानिब किया। दूसरी गोली ट्रक की बाड़ी से टकराई, फिर मुसलसल फायर हुए। ये क्या कर रहा है तू? मोहसिन चिल्लाया। किधर जा रहा है? मैंने सर उठा के देखा। अच्छा, रास्ता तो उधर रह गया, मैंने कहा और ट्रक को फिर बोड़ा, लेकिन स्टीयरिंग मेरे काबू में ना था। कभी वो जरूरत से ज्यादा घूम जाता था और कभी घूमने से इनकार कर देता था। मैंने स्टेन गन के फायर की मुसलसल आवाज सुनी। ये बड़ी खौफनाक और खूनी आवाज थी। ट्रक का एक टायर धमाके से फटा। ट्रक लड़खड़ाया। मैंने सर उठा के देखा। दुश्मन तितर बितर हो रहे थे मगर मैदान छोड़कर नहीं भागे थे। रास्ता मेरे सामने नहीं था, लेकिन न जाने कौन बीच में उल्टा पड़ा हुआ था। पलक झपकते ही ट्रक उस शख्स के ऊपर से गुजर गया। गोलियां भी चल रही थी मगर मैं ट्रक को नीचे उतार ले जाने में कामयाब रहा। ट्रक की एक हेडलाइट काम करती थी लेकिन मैंने उसे रोशन नहीं किया। मुझे अचानक ख्याल आ गया कि सुरंग में आगे एक मोड़ भी है। मैंने दाएं पैर का वजन ब्रेक पर डाला और सीधी हाथ से लाइट का स्विच खींचा। बायां हाथ इतनी देर में स्टीयरिंग को छोड़ चुका था। जब एक हेडलाइट का उजाला उस अंधेरे की सुरंग में फैला तो मैंने एकदम सीधे हाथ से स्टीयरिंग को पकड़ के उल्टे हाथ की जानिब घुमाया, मगर इस अमल में सेकंड के 1000वें हिस्से की देर हो गई। ट्रक की बाड़ी ने सुरंग की दीवार को रगड़ दिया। ट्रक उलटते उलटते बचा उसकी वो साइड जो दीवार की जानिब थी टूट कर गिरी और अगला मीड गार्ड टायर के साथ टकराने लगा। फिर किसी ने पीछे से गोली चलाई और ट्रक का दूसरा पिछला टायर फटा। सुरंग में उसकी आवाज किसी बम धमाके की तरह सुनाई दी। अगर पीछे दोनों तरफ 2 टायर ना होते तो ट्रक पीछे से बैठ जाता और एक कदम आगे ना जाता। मैंने सर उठा के सामने देखा। मोड़ एकदम आ गया और मेरे बचाने की जिद्दोजहद के बावजूद इस मर्तबा ट्रक की दूसरी साइड ने दीवार से रगड़ खाई। लकड़ी की बाड़ी बिखर गई और मैंने दूसरी बार ट्रक को उलटने से बचाया। मेरा तमाम जिस्म सर्दी के बावजूद पसीने में तर था और मेरी जिस्मानी तवानाई बड़ी तेजी से ज़ायल हो रही थी। ताकुब करने वाले शायद पीछे दौड़े चले आ रहे थे। मोहसिन ने पैदर पे रिवाल्वर से फायर किए। हर फायर की आवाज़ उस सुरंग में गूंजती रही। फिर सारी जिद्दोजहद खत्म हो गई। किसी गोली ने पीछे वाला दूसरा टायर भी फाड़ दिया। ट्रक एकदम घूमा और ब्रेक लगाते लगाते भी दीवार से जा टकराया। तसादुम की कुव्वत ने ट्रक को थोड़ा सा घुमाया और मैं बाहर जा गिरा। मैंने मोहसिन को चेसिस के नीचे से रेंग कर आते देखा। ट्रक तिरछाओं के सुरंग में इस तरह फंस गया कि ना उसे आगे खिसकाया जा सकता था न पीछे हटाया जा सकता था। उसकी मौजूदा ज़ाहिरी हालत को देखते हुए यह तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि यह कुछ देर पहले एक बिल्कुल नया ट्रक था। मोहसिन ने एक झटके से मेरा हाथ खींचकर मुझे खड़ा किया और अपने साथ घसीटने लगा। मैं उसके साथ यूं चलता रहा जैसे इंजन के साथ बोगी चलती है। यह मोहसिन का सहारा था, मेरी कुव्वत इरादी थी या जिंदा रहने की ख्वाहिश जिसने मुझे गिरने ना दिया। मेरे सामने वो फाटक था जिसे काट कर और गिरा कर हम अंदर आए थे। उसका हानि वजूद फर्शी खाक पर सुरंगों पड़ा हुआ था। जरा संभल के, मोहसिन ने मुझे झुंझोड़ा। मैंने आंखें फाड़ कर देखा और अगला कदम उठाया मगर अंदाजा गलत हो गया। मैं लोहे के फाटक पर मुंह के बल गिरा। अंधेरे में कई गोलियां मेरे सर पर से सनसनाती गुजर गई। वो बहरहाल काट के उल्लू और अनाड़ी नहीं थे। वो अभी तक मुकाबला कर रहे थे और पीछे आ रहे थे। मोहसिन ने घूमकर 2 फायर किए और खाली हो जाने वाला पिस्तौल फेंक दिया। फिर उसने मुझे उठाया। मेरे टखनों और घुटनों पर चोट आई थी। मोहसिन ने मुझे सहारा दिया और मेरी कलाई थाम ली। बस चंद कदम, मोहसिन ने कहा, हम बाहर निकल आए हैं। तुझे तो बुखार हो गया है। बुखार नहीं, वो तो बस ऐसे ही, मैंने कहा। उसी वक्त मैंने नेक मोहम्मद की आवाज़ सुनी।
ताज़ा हवा में मेरी तबीयत कुछ बहाल हुई। हमारे ताकुब में आने वाले शायद हमारी तरफ से मायूस होकर या डर के वापस चले गए थे। तुम नेक मोहम्मद? मोहसिन ने अंधेरे से निकलकर सामने आने वाले साय से कहा। तुम यहाँ कहाँ? हमने तो तुम्हें खानकाह के दरवाजे पर इंतजार करने को कहा था। मैंने कहा अभी तक तो मैं वहीं था। नेक मोहम्मद ने मेरा हाथ थामने की कोशिश की और सहारा देने के लिए वही बाजू पकड़ दिया जो जख्म खूरता था। इसे छोड़ दो, मैंने कराकर कहा। गोली का जख्म है। गोली? कोई खतरे की बात तो नहीं है सिकंदर बादशाह? वो घबरा के बोला। गैराज की आते में बिल्कुल खामोशी और तारीकी का राज था। नहीं, मामूली सा जख्म है, हड्डी बच गई है। मैंने कहा तुम ये बताओ कि अगर अभी तक तुम वहीं इंतजार कर रहे थे तो क्या तुमने फायरिंग की आवाज़ नहीं सुनी थी? हमें हाथे से निकलकर नेक मोहम्मद के साथ टैक्सी में बैठ गए थे। नेक मोहम्मद ने सारी राया। बिल्कुल नहीं सुनी। सुनी होती तो मैं वहां मजमा इकट्ठा ना कर लेता। आज वहां लोग क्यों नहीं आ रहे थे? मोहसिन बोला। मैंने एक शख्स से पूछा था, नेक मोहम्मद बोला। वो दरवाजे तक जाके लौटा था। उसने बताया कि गामी शाह साहब का चिल्ला है 40 दिन का। वहां दरवाजे के बाहर कोई मुजावर बैठा था, वही आने वाले को वापस जाने का कह रहा था। इनका तो अब 40 दिन बाद चेलम भी शायद ही हो। मैंने कहा वो बारह जा चुका है। तुमने हिदायत की खिलाफ वर्जी क्यों की? अगर हम उधर से निकलने में कामयाब हो जाते तो तुम ना मिलते, फिर हम कैसे फरार होते? तुम लोग उधर से नहीं निकल सकते थे, नेक मोहम्मद ने कहा। मैंने देखा था दरवाजे के बाहर इतना बड़ा ताला पड़ा हुआ था। उसने दोनों हाथों से ताले का साइज बताया जो खासा मुबालका आमेज था। तरबूज के साइज का ताला भला कहाँ होता है? इसके अलावा वहां कुछ और आदमी भी थे उनके सिकंदर बादशाह। वो वहीं आस पास फिर रहे थे और बाहर बैठे हुए मुजावर से भी बात कर लेते थे। मैं वहां बिला वजह ठहरता तो वो मुझे भगा देते। मैंने जाहिर ये किया कि गाड़ी खराब हो गई है और बोनेट खोले खड़ा रहा। उनमें से एक ने करीब आकर कहा भी था कि ये टैक्सी स्टैंड नहीं है। मैंने कहा कि स्टीयरिंग का बाल बेरिंग टूट गया है और मैं मैकेनिक का इंतजार कर रहा हूँ जो बाल बेरिंग लेने के लिए शहर गया है। लेकिन हमने कहा था कि मगरिब के बाद घर चले जाना और रात को गालिब को बताना। हाँ हाँ वो ठीक है सिकंदर बादशाह, वो बोला, लेकिन पहले मेरी बात तो पूरी सुन लो। यहाँ खड़े होकर बात करने में कौन सी अक्लमंदी है? यहाँ से तो निकलो, मोहसिन ने कहा और नेक मोहम्मद ने टैक्सी चला दी। वहां में फालतू नहीं खड़ा रहा। नेक मोहम्मद ने कुछ देर बाद कहा, एक होटल है सड़क के किनारे, वहां चाय पीने बैठ गया था। बहुत देर बैठा रहा। होटल का मालिक पहले से देख रहा था कि टैक्सी मेरी है। वो बातें करने लगा और बातों बातों में उसने कहा कि आज गामे शाह बड़े जलाल में थे। उनका मुकाबला जिन्नों की फौज के एक बहुत बड़े जर्नैल से पड़ गया। मैंने कहा कि क्या जिन्नात में भी कर्नल जनरल होते हैं? वो बोला कि जिन्नात की एक सल्तनत है, शायद जिन्नात उसका निज़ाम बगैर फौज के कैसे चला सकते हैं। जहाँ बादशाह होता है वहाँ वजीर भी होते हैं और फौज के ओहदेदार भी। खैर मेरे भरपूर पूछने पर उसने बताया कि 2 औरतें आई थी किसी दूर दराज के गांव से। उनमें से एक पर जिन्न आता था और सारे आमिल उससे हार चुके थे। सबका अमल उलट जाता था और खुद जिन्न उतारने की कोशिश करने वाले की जान के लाले पड़ जाते थे। खून की उल्टियां शुरू हो जाती थी और वो ज़िबा किए हुए कबूतर की तरह फड़कता था। रस्सी से भी बांध के रखना मुश्किल हो जाता था। और क्यों ना होता, वो कोई मामूली जिन नहीं था, जर्नैल जिन था। गामे शाह साहब से भी उसने कुछ दम पिछाड़ शुरू की। सुने बड़ी उठा पटक हुई अंदर। फिर सबको निकाल दिया गया और शाह जी के साथ उस जर्नैल जिन के 2-2 हाथ हुए। वो औरतें कौन थी? अपनी राबिया और नाजो। नेक मोहम्मद ने यूं कहा जैसे मेरे सवाल ने उसे मायूस किया है, क्योंकि वो मुझे इतना कुंदे नहीं समझता था। मैंने उस होटल वाले से हुलिया भी पूछा था और हुलिया उन्हीं का था। अच्छा तो जिन जर्नैल और गामे शाह का अंजाम क्या हुआ? मोहसिन बोला। होटल वाले के बयान के मुताबिक उन औरतों को भी निकाल दिया गया, नेक मोहम्मद बोला। मगर उसके बाद ही गामे शाह का चिल्ला शुरू हुआ। गामे शाह ने भी साफ कह दिया कि वो जर्नैल जिन नहीं या हम नहीं है। 40 दिन का बड़ा सख्त अमल है। वो पहले की तरह उसे उलटने की कोशिश करेगा। अब देखो किसका पल्ला भारी रहता है। गामे शाह के मुरीद तो सख्त परेशान है, क्योंकि ऐसा जबरदस्त मुकाबला पहले कभी नहीं हुआ। उन्हें डर है कि गामे शाह के अमल में शैतान रखना डालने ना आ जाए। जर्नैल जिन के हाथों गामे शाह की जान भी जा सकती है। बहुत खबीस और चालाक लोग हैं। मैंने कहा क्या कहानी घड़ी है और गामे शाह की मौत को बाइज्जत बनाने के लिए कैसे मुवाफिक हालात पैदा कर दिए हैं। मोहसिन बोला। सब कहेंगे एक अजनबी औरत की खातिर जान की बाजी लगा दी। खलके खुदा को अरवाए खबीसा से महफूज रखने के लिए जिहाद करते हुए शहीद हुए। उसको भी यहीं गाड़ देंगे और लुए बिजार पर उस लानती आदमी के स्याह कारनामे लिखने की बजाय अलकाबो आदाब और इशार लिखकर आइंदा साल से उसका उर्से मुबारक शुरू कर देंगे। दासाने फैला देंगे कि जर्नैल के साथ मुकाबले में उनकी शहादत का क्या दर्जा है। और बेचारे सादालू देहाती कमज़ोर अकीदे वाले और परेशान हाल लोग आने लगेंगे डोल डमका लेकर चादरें चराने। मैंने कहा यार बाढ़ में गया जर्नैल जिन और जहन्नुम में गया गामे शाह, वो खवातीन कहाँ गई? मोहसिन बोला।
उनकी भी अजीब कहानी है। नेक मोहम्मद ने टैक्सी को सड़क पर रोक लिया। उसी की वजह से मैं इधर आ गया। मैंने सोचा था कि इसी रास्ते अंदर चला जाऊंगा और तुम्हें देखूंगा। हम क्या सामने खड़े थे कि नजर आ जाते? मोहसिन बोला। तुम अकेले घुस रहे थे दुश्मनों के गले में। सच्ची बात है सिकंदर बादशाह, डर तो बहुत लग रहा था, मगर मैंने सोचा जहां तक छुप के जा सका जाऊंगा। वापस लौट कर जाने पर तबीयत राजी नहीं होती थी। फिर जब उस होटल वाले की बात सुनी तो कुछ और सूझा ही नहीं। उसने बताया कि वो औरतें गिरती पड़ती बाहर निकली थी। बाहर उनके घर वाले मौजूद थे। घर वाले? मैंने और मोहसिन ने एक साथ चौंक कर कहा। कौन घर वाले? एक तो होते हैं भाई बहन माँ बाप वगैरह, मोहसिन बोला। दूसरा मतलब आम फहम जबान में खावंदे मजाजी से होता है। मैंने कहा कम से कम एक का घर वाला वहां मौजूद नहीं था, मैं कसम खा सकता हूँ। मगर बाहर दो आदमी उनके घर वाले, मेरा मतलब है उनके वो शोर बने खड़े थे। नेक मोहम्मद ने खावंदे मजाजी जैसे मुश्किल लफ्ज से गुरेज करते हुए कहा। उन्होंने बड़ा हंगामा किया, औरतों ने भी और मर्दों ने भी। मर्द जबरदस्ती कर रहे थे, उनका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाना चाहते थे। औरतें, मेरा मतलब है राबिया और नाजो, भला ऐसे मान सकती थी? उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू किया कि वो उनकी सूरत से भी वाकिफ नहीं। मगर मर्दों ने अपनी बात मनवा ली। लोगों से कहा कि दोनों पर जिन्नात का असर है, इसलिए गामे शाह के पास लाए थे कि वो किसी तरह ये जिन उतार दे। दौरे की हालत में ये इसी तरह की बातें करती हैं और घर के हर फर्द को पहचानने से इनकार कर देती हैं। न जाने किस किस के नाम देती हैं, जो सब जिन ही हो सकते हैं। फिर क्या हुआ? क्या वो उन्हें ले गए? मैंने चिल्लाकर कहा। हाँ सिकंदर बादशाह, वहां उनकी कौन मदद करता जहां सारे ऐसे उल्लू के पट्टे मौजूद थे, नेक मोहम्मद ने कहा। सबकी ऐसी ही कहानियां हैं, कुछ सुनी हुई और कुछ अपने नाकारा दिमाग की पैदावार। नाजो ने कुछ नहीं किया? उसके साथ जबरदस्ती करना आसान तो नहीं था, मैंने डूबते दिल के साथ कहा। होटल वाले ही ने बताया कि एक लड़की पर बड़ा शाजोर जिन सवार था, नेक मोहम्मद बोला। उसने पहले तो अपने घर वाले को कई बार धोबी पटखा दिया और फिर कई इमायती मिटा दिए। उसके घर वाले की तो हालत खराब थी, मगर फिर इतने सारे लोग चिमट गए कि हर तरफ से नाजो बेबस हो गई। किसी ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें बांधकर गाड़ी में डाल दिया गया। हो माय गॉड, उन जाहिलों ने गाड़ी का नंबर तक नहीं देखा होगा, मैंने सर पकड़कर कहा। वो होटल वाला कुछ सियाना है सिकंदर बादशाह। मेरा ख्याल है कि वो सामने बैठा रहता है, इसलिए गामे शाह के मुरीदों की कारसानी देखता रहता है और समझता है कि गामे शाह की पीरी मुरीदी का फ्रॉड किस तरह चलता है। मगर उसके हक में खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि उसका तो कारोबारी गामे शाह के अकीदतमंदों की वजह से है। अगर वो खुद को गामे शाह का सच्चा अकीदतमंद ना जाहिर करे तो मुजावर लोग उसका रेस्टोरेंट दूसरे दिन उठवा दें। यही सवाल मैंने उससे किया था कि गाड़ी का नंबर भी देखा था किसी ने। वो चौंका और मुझे घूरता हुआ फिर कहने लगा कि मैंने देखा था, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा कि भाई हो सकता है वो बदमाश उन औरतों के घर वाले ना हो और लोगों की मदद से उन्हें अगवा करने में कामयाब हो गए हो। खुदा न खासा ऐसी बात हुई तो पुलिस तक जाएगी, मगर पुलिस को कम से कम गाड़ी का नंबर तो मालूम होना चाहिए। उसके बगैर तो वो कार्रवाई का आगाज ही नहीं करेंगे। पुलिस को आराम खोरी के लिए बहाना चाहिए। होटल वाले ने कहा कि तुम बंदे सियाणे हो, इसलिए तुम्हें बता देता हूँ। नंबर उसने पेंसिल से दीवार पर लिख लिया था। नेक मोहम्मद ने अपनी हथेली सामने की, जिस पर वो बाल पॉइंट से नंबर उतार लाया था। नंबर के अलावा भी कुछ देखा था उसने? मोहसिन बोला। नंबर गलत भी तो हो सकता है। हाँ, लाल रंग की शेवरलेट गाड़ी थी, वही पुराना मॉडल जिसका पिछला हिस्सा जहाज के परों की तरह उठा हुआ और फैला हुआ लगता है, नेक मोहम्मद बोला। होती भी वो गाड़ी जहाज के बराबर ही है। उसके पीछे की एक लाइट टूटी हुई थी और पीछे वाला बम्पर भी गायब था। वेरी गुड, उस शख्स से मिलना कारआमद साबित हो सकता है, मोहसिन बोला। होटल में रात के वक्त बहुत कम लोग थे। रश ना होने का एक सबब यह भी हो सकता था कि मुरीदों ने खानकाह पर आने वालों को शाह जी के चिल्ले की खबर सुना के लौटा दिया था। फिर भी एक दो मेजों पर कुछ लोग खाना खा रहे थे और चाय पी रहे थे। सामने के रेस्टोरेंट वाले हिस्से को आड़ी तिरछी लटकी हुई ट्यूब लाइटों ने रोशन कर रखा था। पिछले हिस्से की जानिब खुले सेन में कम से कम 100 चारपाइयां लगी हुई थी और काउंटर के करीब लगी हुई तख्ती पर मंजी बिस्तरा 500 रुपया लिखा हुआ था। लाहौर के रेलवे स्टेशन के मुकाबिल बने हुए सराय नुमा होटलों में रात भर के लिए मंजी बिस्तरा 100 रुपये में मिलता है, मगर यहाँ इसके भी ब्लैक के रेट चल रहे थे, क्योंकि दूर से आने वालों के लिए क़यामो ताम का दूसरा ठिकाना कोई नहीं था। हमारे एक मेज़ पर पहुंचते ही प्रोपराइटर बकलम खुद आया। उसने नेक मोहम्मद को पहचान लिया। नेक मोहम्मद ने उससे पुराने दोस्तों की तरह हाथ मिलाया। हम खाना खाएंगे, मैंने कहा। जो भी मिलेगा खा लेंगे और उसके बाद तुमसे कुछ बात करेंगे, मोहसिन बोला। तुम हमारे दोस्त को जानते हो? हाँ, ये बहुत चालाक आदमी है, वो बोला। इसकी टैक्सी में खराबी कोई नहीं थी, ये ऐसे यहाँ खड़ा था। अरे नहीं उस्ताद, नेक मोहम्मद ने अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। नहीं क्या? ना कोई मैकेनिक आया ना तुमने कुछ किया, वो बोला। गाड़ी लेकर चल पड़े। तुम हर चीज को बहुत गौर से देखने के आदी हो, मैंने कहा, और तुम्हारी नजर सब पर रहती है, ये बड़ी अच्छी बात है।
हम इसलिए यहाँ आए हैं कि हमारी इस दोस्त ने वो सब बता दिया जो तुमने इसे बताया था। मोहसिन बोला, इसके अलावा तो कोई बात नहीं जो मैं बताऊं। वो बोला, और क्यों बताऊं, मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो। तुम यकीन करो या ना करो, मैंने अफसुर्दा लहजे में मगमूम सूरत बना के कहा, उनमें से एक इसकी बहन थी और दूसरी मेरी बीवी। ये साला है तुम्हारा? वो मोहसिन को गौर से देख कर बोला, लगता तो नहीं है। क्यों? सालों के माथों पर लिखा होता है कि वो साले हैं। मोहसिन ने बुरा मान कर कहा, वो बहन थी मेरी। तुम लोग पुलिस के पास क्यों नहीं गए? उसने एक जायज और मुंतकी सवाल किया। अगर खुद कुछ ना कर सके तो जाएंगे, मैंने एक सर्द आप भरकर कहा। मामला इज्जत का हो तो पुलिस के पास ना जाना ही अच्छा है। ये तो ठीक है, गैरतमंद आदमी मार देता है या मर जाता है। होटल के मालिक ने मेरे नुक्ते नज़र से इत्तफाक करते हुए कहा, बस तो फिर हमारी कुछ मदद करो। मैंने लजाजिज से कहा, अल्लाह तुम्हें अजर देगा। अल्लाह तो अजर आखिरत में देगा, वो सोच कर बोला। उसके बंदे दुनिया में मेरा कढ़ाई गोश्त ना बना दे। तुम जिन बंदों की बात कर रहे हो उन्हें कुछ मालूम नहीं होगा। मोहसिन बोला, हम तुम्हारी पोजीशन को समझते हैं। अच्छा जी, जो सोने रब ने मंजूर। वो चौथी कुर्सी पर बैठ गया। अपने भी बीवी बच्चे हैं, उनका ख्याल करना। तुमने गाड़ी के मुतल्लिक सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, उन दोनों का उलिया भी बता दो, तुमने यकीनन उन्हें भी गौर से देखा होगा। एक तो था जी जरा गिट्ठा, 5 फुट समझ लो। वो बोला, जान वाह वाह थी उसकी भी, मुंह उसका था कुछ रंगीले वर्गा। आप फिल्मा तो देखते होंगे ना। उसने लाल 4 खाने का रेशमी लाचा बांधा हुआ था और असली 2 घोड़ा बोस की कुर्ता पहना हुआ था। दूसरा उच्चा लम्मा जवान था, यही आपके कद का। वो जरा रंग का भी साफ था। उसने पहनी हुई थी आसमानी रंग की कमीज और सफेद लट्ठे की शलवार। वो जो गिट्ठा था वो बात करता था तो थोड़ा अकलाता था। और दूसरा, उसकी आवाज कुड़ियां वर्गी थी, जनाना आवाज थी, मगर ऐसी जैसे उसने अचार खा के ऊपर से यख ठंडा पानी पी लिया हो। वो एक दूसरे को किस नाम से पुकार रहे थे। मेरे दिली दिल में उस शख्स की कुव्वत मुशाहिदा का एतराफ किया। एक तो था निकू। वो सोचकर बोला, वही गिट्ठा जिसका कद 5 फुट था। दूसरा था कुलंबू। क्या? मैंने कहा, ये नाम तो ना हुए, उर्फियत हो गई। चलो जी, कुछ भी हुआ, जो हमने सुना बता दिया। अब पूरा नाम तो राशन कार्ड वाले जाने। वो उठने लगा। यार तुम तो बिला वजह खफा हो गए। बोसी ने उसे फौरन हाथ पकड़कर बिठा लिया। कुछ बता सकते हो वो कौन थे? पहले कभी उनको यहां देखा तो होगा तुमने? एक को देखता था, कुलंबू को। वो बोला, वो एक मोटी सी काली बुझ वर्गी औरत के साथ आता था। वो माँ थी उसकी, गामेशाह से तावीज लेने आती थी। एक बार इधर रोटी खाई थी उसने तो किसी से कह रही थी कि मुंडा व्याह लई हाँ नहीं करता, उसकी कोई मांग थी। मंगेतर बोलते हैं ना जी उसे। वो गरीब बैठी थी कई साल से माँ प्यू के घर। उसने एक शरीर सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हम समझ गए, मगर यार उसकी माँ ने भी बेटे का असल नाम नहीं लिया था। मैंने कहा, लो कर लो गल, वो तो मेरा पुत्र के सिवा कुछ कहती नहीं थी और उसका एक कान था। उसने बताया था कि वो उधर 30 मील दूर किसी पिंड से आई है। पिंड का नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं। दिक्कू, कुलंबू, भैंस की खम वजन और खम रंग, एक कान वाली मिरासन, जिसका गांव शुमाल में 30 मील दूर है। मैंने तमाम निकात को उंगलियों पर शुमार किया। पुराने मॉडल की शेवरलेट जिसकी एक टेल लाइट नहीं है और पिछला बम्पर नहीं है। तुमने तो इतना बता दिया है जितना पुलिस की खुसूसी तफ्तीश टीम 1 महीने में मालूम करके ना बता सकती। अब तुम रोटी खिलाओ हमें और फिर हम चलते हैं। हमारे बारे में किसी से बात मत करना। मोहसिन बोला, ये बात तो मैं कहने वाला था। वो सारी ला के उठा। दाल फ्राई दूं के आलू कीमा? खाने की ख्वाहिश किसी को नहीं थी, मगर खाना जिस्मानी ज़रूरत था और जिस्म की मशीन इस ईंधन के बगैर नहीं चल सकती थी। रही सही कसर खाने की आला क्वालिटी ने पूरी कर दी। उसके बावजूद हमने एक एक रोटी के टुकड़े को पानी की मदद से बहाकर खल्क से उतारने में कामयाबी हासिल की। सूरज से गाउदी नजर आने वाला मगर बेहद ज़हीन, बारीक बीन और चालाक आदमी का शुक्रिया अदा किया, जिसकी मदद के बगैर हम अपने रास्ते का तयन भी नहीं कर सकते थे। अब इतना तो था कि हम शुमाल की सम 30 मील तक अपना सफ़र जारी रखने के बाद मजीद मालूमात हासिल कर सकते थे। होटल का मालिक आखिरी वक्त तक हमें देखता रहा। वो ज़हनी उलझन में मुब्तला था कि हमसे इतनी बातें करके उसने गलती तो नहीं कर दी। इसके मीलोमीटर पर निगाह रखो, इस वक्त क्या रीडिंग है? मैंने टैक्सी में पीछे लेट कर कहा। 32,790। नेक मोहम्मद ने कहा, 820 पर रोक लूंगा। ये मोहसिन किधर गया? मैंने सर उठाकर कहा। मोहसिन न जाने कौन सी ज़रूरी बात पूछने के लिए वापस चला गया था। मैंने सोचा कि सालिम फाजिल शख्स से किसी डॉक्टर हकीम वेद का पता ही पूछ लूँ। मोहसिन ने वापस आके आगे बैठने के बाद कहा, फिर कुछ बताया उसने? मैंने कहा, हाँ, यहाँ से 30 मील दूर डोंगा पतन में कोई ऐसा हकीम है जिसके सामने दुनिया भर के मेडिकल स्पेशलिस्ट ही है। डोंगा पतन ठीक 30 मील। मैं उठ बैठा। ये तो कमाल हो गया। हाँ, इस बहुत होशियार आदमी ने हमें इस बहाने गांव का पता भी बता दिया जो वो पहले से जानता था, मगर उसकी सही निशानदेही करते हुए डरता था।
30 मील के दायरे में 30 गांव तो ऐसे जरूर होंगे जहां कम से कम हकीम लुकमान का शागिर्द जरूर मिलेगा, मगर उसने पता दिया इतनी दूर का। मकसद ये बताना था कि मियाँ सीधे वहां चले जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हारा फ्यूल मीटर क्या कहता है? मैंने कहा। मैंने टैंक फुल करा लिया था, अभी तो 3/4 के करीब भरा हुआ है, नेक मोहम्मद ने जवाब दिया। और मैंने इत्मीनान का सांस लिया, क्योंकि बुखार का असर अब मुझे भी महसूस होने लगा था। ऐसे वक्त में एस्प्रिन भी मिल जाती तो बहुत कारामद साबित होती, लेकिन तकदीर ले जा रही थी किसी डोंगे पतन के नीम हकीम के पास, जो शायद नीम के दरख्त के नीचे अपना क्लिनिक कायम करके बैठा होगा और हुआ शाफी कह के हर मर्ज का इलाज नीम की छाल, नीम के पत्तों या निम्बोरियों की गोलियां खिला के करता होगा। वैसे जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। पिछली सीट पर आराम से लेटने का नतीजा ये निकला कि मुझ पर गुनूदगी तारी होने लगी। मेरी आंख झटकों से खुली, टैक्सी रुक रुक कर हिचकियां लेती चंद गज चली और रुक गई। क्या डोंगा पतन आ गया? मैंने सर उठा के कहा। अभी हम मंजिल मकसूद से एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 8-10 मील दूर हैं, मोहसिन ने कहा। और ख्वाजा नेक मोहम्मद साहब के मोहतात अंदाजे के मुताबिक जमूद की यह कैफियत इंजन की किसी खराबी का नतीजा नहीं है। फिर क्या हुआ? मैंने अंधेरे में चारों तरफ फैले हुए जंगल को आंखें फाड़ कर देखा। कुछ नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया है। मोहसिन उसी इत्मीनान से जवाब दिया। सिर्फ 22 मील में? उस वक्त 5 गैलन के करीब था। मैंने कहा। उस वक्त ये गाड़ी 1 गैलन में 22 मील जाती थी, अब 22 गैलन में 1 मील कर रही है, तो हम क्या करें? मोहसिन बोला। यार ये क्या बकवास है, फ्यूल मीटर गलत नहीं था, नेक मोहम्मद खुद टैंक फुल करा के लाया था। मैंने कहा। यह ख्वाजा साहब का दावा है, हो सकता है कि पेट्रोल पंप वाले ने मीटर को 0 पर ना किया हो। मोहसिन बोला। अब तो टैंक खाली है, मैंने देखा था, उसने 6 गैलन पेट्रोल डाला था, 0 से 6 तक मैं खुद देखता रहा। नेक मोहम्मद ने कहा। फिर क्या पेट्रोल बह गया या किसी ने निकाल लिया? मोहसिन ने चिल्ला कर कहा। यार सिकंदर बादशाह, ये तो बड़ी ज्यादती है ना, अब मैं देखूंगा तो पता चलेगा ना। नेक मोहम्मद रोनी सूरत बना के बोला। यार मोहसिन, इतनी पुरानी गाड़ी है, हो सकता है इसकी फ्यूल लाइन लीक करने लगी हो। मैंने कहा। नेक मोहम्मद ने उतर कर देखा तो मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। सड़क पर स्याह तारकोल में एक ज्यादा स्याह लकीर दिखाई दे रही थी। कार्बन पहियों से उछलकर कोई नोकीला पत्थर पेट्रोल टैंक के जेरी हिस्से में लगा था और पुराने जंग खुर्दा टैंक की चादर में सुराख हो गया था। सुराख बहुत छोटा था, मगर उसमें से बहने वाली पतली सी पेट्रोल की धार ने हमारे सफर को वसीला जफर नहीं होने दिया था। अब हम अंग्रेजी जबान में सफर कर रहे थे। क्या हम रात भर इस सुनसान सड़क पर खड़े रहेंगे? मैंने बाहर सर निकाल के कहा। इस खूबसूरत मंजर से लुत्फ अंदोज होने के लिए जरा मुख्तलिफ अंदाज से सोचिए। मोहसिन ने गाड़ी का सहारा लेकर सिगरेट चलाई। फर्ज करें ये एक पिकनिक है, यह एडवेंचर है। लैला की जुस्तजू में कैस सर से कफन बांध के निकला है। क्या सुहाना समा है। मोहसिन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। जंगल में मंगल है, सोरी जंगल में भूत है, हर तरफ भूत डिस्को कर रहे हैं और अरवाए खबीसा की दिलकश आवाज़ें, गीदड़ों की सुरीली तान, उल्लुओं का चहचहाना। वो बात दूरी छोड़कर दौड़ा। दूर से किसी गाड़ी की हेडलाइट्स नमूदार हुई थी। मोहसिन सड़क के दरमियान में खात पैर फैला के खड़ा हो गया। करीब आने वाली नई और बेशकीमत कार के खर दिमाग मालिक ने ब्रेक लगा के दरवाजा खोला। मैं अगर चाहता तो तुम्हारी खुदकशी की कोशिश को कामयाब कर सकता था, वो बोला, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इडियट, व्हाट डू यू वांट? चाहता तो मैं बहुत कुछ हूँ, मोहसिन ने साफ अंग्रेजी में जवाब दिया। मतलब ये कि आप हमारे लीक करने वाले पेट्रोल के टैंक का सुराख बंद कर दें और फिर इसमें 5 गैलन पेट्रोल भर दें, मगर आप ये नहीं कर सकते। चुनाचे आप हमें डोंगा पतन पहुंचा दें। डोंगा पतन? उस शख्स ने हैरानी से कहा। वहां गाड़ी नहीं जा सकती, और फिर यहां से डोंगा पतन है भी कितनी दूर? ज्यादा से ज्यादा 2 फरलांग। उसने बाईं तरफ घने जंगल की समत इशारा किया, मगर मुझे अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई ना दिया। 2 फरलांग? आपका मतलब है इसी जगह से 2 फरलांग? मोहसिन ने कहा। हाँ, तुम पहले कभी इधर नहीं आए? वो शख्स बोला जो बेहतरीन सूट और टाई में था। उसकी उम्र 50 साल के लगभग थी। फिर तो वाकई अफसोस है कि मैंने आपको रोका और बिला वजह खुदकुशी का ड्रामा किया, मोहसिन ने कहा। बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया।